हेलो स्टूडेंट, केडी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर.के. रमन एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए विद्यार्थियों, आइए स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। अभी मैं आप लोगों को स्टार्टिंग के जो मेथड है, स्टार, डेल्टा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, वो अभी इंडक्शन के मैं बनवाऊंगा आप लोगों को, टेंशन ना लें। मैं टॉपिक नोट कर रहा हूँ, जो भी आप लोगों का टॉपिक अभी नहीं हुआ है, एक एक चीज़ कराऊंगा, आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। चलिए आते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। क्या है ना कि एक टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जा रहा हूँ, तो जैसे ही अब मैं जल्दी खत्म करने के मूड में हूँ, तो एक एक दिन में मैं 4-4 लेक्चर ऐसे रिकॉर्ड भी कर ले रहा हूँ। तो जिसमें बोर हो जा रहा हूँ मैं, चलो ठीक है, देना तो है ही, तो फिर नया टॉपिक कुछ कर लेते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा पढ़ाने में बच्चों को। तो सिंक्रोनस जनरेटर पर आते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सिंक्रोनस जनरेटर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और छोटा ही टॉपिक है, ज्यादा कुछ लेंथी टॉपिक नहीं है। तो देखिए, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या कहेंगे? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल बदलता है जी। अब देखिए इसमें क्या है विद्यार्थियों, इसमें भी हम लोग स्टेटर रखते हैं। इसमें हम लोग स्टेटर रखते हैं। तो स्टेटर क्या है? यह सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को, यह सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को मिलाकर बनाया जाता है, जिनमें खांचे काटते हैं तथा खांचों में फिर तीन फेज वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? तीन फेज वाइंडिंग करते हैं। तो खांचों में हमने तीन फेज वाइंडिंग कर देनी है। ये किसके लिए हो गया? देखिए स्टेटर के। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी ये समझाने की कोशिश किया है। रोटर की अभी बात करेंगे। ये देखिए स्टेटर में हमारे यहाँ पर ये ऐसे स्लॉट्स कटे हुए हैं। तो ये स्लॉट्स में हम लोग यहाँ, ये है ये हम लोग यहाँ पर बाइंडिंग कर रहे हैं। स्लॉट्स में हम लोग ये बाइंडिंग कर रहे हैं। ओके जी। तो ये कहानी हो गई देखिए स्टेटर में। कौन सी बाइंडिंग? थ्री फेज बाइंडिंग। कहां पर रखेंगे हम? स्टेटर में। यह वाइंडिंग जो हम लोग स्टेटर में कर रहे हैं, यह वाइंडिंग हमेशा एसी सप्लाई से डील करेगा। कुल मिला के यहां क्या होगी? एसी होगी। फिर रखते हैं विद्यार्थियों हम लोग, देखिए एक रोटर। इसमें फील्ड वाइंडिंग को करते हैं तथा फील्ड वाइंडिंग पर डीसी सप्लाई जोड़ते हैं। क्या करते हैं? देखिए डीसी सप्लाई।
तो जो रोटर में फील्ड वाइंडिंग है ये हमेशा किससे डील करेगा? डीसी सप्लाई से। और ये स्टेटर में जो हमने 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग जो किया ये किससे डील करेगा? एसी से डील करता है। राइट जी। इसमें रोटर दो प्रकार के होते हैं। इसमें रोटर दो प्रकार के होते हैं। तो यहां जो रोटर है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साइलेंट पोल टाइप, एक होता है हमारा साइलेंट पोल टाइप, और एक होता है देखिए जी बेलनाकार टाइप। एक होता है बेलनाकार टाइप, एक होता है साइलेंट पोल टाइप, एक होता है बेलनाकार टाइप। देखिए ये तो अंग्रेजी में है साइलेंट, इसका मतलब होता है अगर हम हिंदी में देखते हैं बाहर निकला हुआ, उभड़ा हुआ बाहर की तरफ निकला हुआ। तो ये दो प्रकार के रोटर हम लोग जोड़ते हैं। अब देखिए इन्हीं दोनों प्रकार के रोटर का एक खेल है, हमने सबसे पहले देखना है साइलेंट टाइप को। सबसे पहले हो गया देखिए साइलेंट टाइप। तो साइलेंट टाइप बना होता है इस प्रकार से, जितनी चीजें लिखवा रहा हूं बहुत अच्छे से लिखिएगा और करिएगा इन्हें। साइलेंट पोल देखिए, साइलेंट पोल अपना कुछ इस तरह से अपना ये होता है बना हुआ। ये होता है साइलेंट पोल टाइप, इस तरह का। तो ये किसका डायग्राम होगा? साइलेंट पोल टाइप। तो साइलेंट पोल टाइप में ही यहां पर डैम्पर बाइंडिंग को करने के लिए ये स्पेस होता है। यहां क्या रखेंगे हम लोग? डैम्पर बाइंडिंग। तो देखिए जी इसमें कुछ चीजों को हमें मेंशन करना होगा। ये बनाया देखिए हमने क्या? साइलेंट पोल टाइप। दूसरा होता है बेलनाकार। क्या लिया हम लोगों ने? देखे बेलनाकार टाइप। तो बेलनाकार टाइप कुछ इस तरह से होता है। कि इसमें कुछ इस तरह का बना होता है बेलनाकार। जैसे बना दिया हमने बेलनाकार। तो इन दोनों में कुछ बहुत ही खास बिंदु होते हैं
वो देखिए खास बिंदु क्या है, इसमें लिखना है, इसमें पोल की संख्या ज्यादा होती है। दूसरी चीज, अब हमें पहले से पता है कि सिंक्रोनस जो गति है, जो सिंक्रोनस गति है ns बराबर 120 f/p rpm। सिंक्रोनस गति क्या होगी, ns बराबर 120 f/p rpm। राइट जी, ये क्या है, सिंक्रोनस गति। इसमें या ये लिखेंगे, यह कम गति के लिए चलता है। किसके लिए, कम गति के लिए चलता है। जब पोल की संख्या कम है, पोल की संख्या ज्यादा है, तो ये कम गति के लिए चलता है। तो इसमें पोल ऐसे मिलेंगे आपको 30, 40, इस तरह से ज्यादा संख्या मिलेगी। ओके, यह है हाइड्रो पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, अब देखिए, इसमें रोटर का व्यास ज्यादा होता है तथा एक्सियल लंबाई कम होती है। ये रखा हम लोगों ने, देखिए साइलेंट पोल के लिए। यहां चलते हैं, इसमें पोल की संख्या, कम होती है। फिर यह ज्यादा गति पर चलता है। यह थर्मल पावर प्लांट या तापीय, जिसे हम कहेंगे ना, तापीय पावर संयंत्र, इसको हम लोग स्टीम पावर प्लांट भी कहते हैं। थर्मल पावर प्लांट, तापीय पावर संयंत्र में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रोटर का व्यास कम होता है तथा एक्सियल लंबाई ज्यादा होती है। तो ये अभी हमने देखे, इन रोटर की कहानी रखी है। रोटर में कौन सी वाइंडिंग प्लेस करेंगे विद्यार्थियों, डीसी वाइंडिंग करेंगे। रोटर में कौन सी वाइंडिंग करते हैं, डीसी वाइंडिंग करते हैं। तो अब इसमें कहानी ये है कि अगर हम रोटर यहां रखें तो रोटर पर जो बाइंडिंग है वो डीसी बाइंडिंग रखते हैं, और रोटर में जो डीसी कनेक्ट होती है उसे हम किसके द्वारा करते हैं, एक्साइटर के द्वारा करते हैं। तो एक्साइटर की भी अपनी एक कहानी है। तो ये अभी कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हमने देखी है।
क्या भाई स्टेटर किसका बना है, क्या है रोटर, अभी क्या क्या कितने प्रकार के हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक देख लिया। अब देखिए यहाँ पर होता है एक्साइटर। तो रोटर हमें पता है कि इस मशीन में दो अलग अलग देखिए सप्लाई से डील कर रहे हैं। इस मशीन में हम दो अलग अलग सप्लाई से देखिए डील कर रहे हैं। वो कैसे डील कर रहे हैं कि स्टेटर में हमेशा एसी है और रोटर में क्या है, डीसी है। राइट जी, रोटर में क्या है, डीसी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो उत्पन्न हुआ है वो बाहर से किसी सोर्स के द्वारा हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इंडक्शन था, तो इंडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेटर से ही कूद के रोटर पर गया था, तो एयर गैप को पार कर रहा था, इसलिए इसका पावर फैक्टर कम है। एकमात्र ये मशीन मिलेगी सिंक्रोनस जनरेटर जो लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पे कार्य करेगा। तो यहां पर आपको ध्यान ये देना है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्साइटर। एक्साइटर, तो हम लोग देखिए एक्साइटर में क्या लिखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स ये जी रोटर पर एक डीसी फील्ड वाइंडिंग की जाती है, की जाती है। तो डीसी सप्लाई देने से फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जिस यंत्र से यह डीसी सप्लाई दी जाती है उसे एक्साइटर कहा जाता है। छोटे जनरेटर में बैटरी के द्वारा एक्साइटेशन, इसे हम हिंदी में कहते हैं उत्तेजक। छोटे जनरेटर में बैटरी के द्वारा एक्साइटेशन दे दी जाती है, लेकिन बड़े सिंक्रोनस जनरेटर में अन्य डीसी जनरेटर से सप्लाई उत्पन्न करके फील्ड वाइंडिंग को देते हैं। फील्ड वाइंडिंग को देते हैं। ज्यादातर उत्तेजक के रूप में शंट जनरेटर तथा
कंपाउंड जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। उत्तेजक वोल्टेज या उत्तेजक के द्वारा लगभग 250 वोल्ट तक दी जाती है। तो ये कहानी किसकी है? एक्साइटर की कहानी है। तो एक्साइटर हमने देखा कि क्या क्या कैसे कैसे हमें यूज करना है। तो हमने कहा उत्तेजक हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो शंट जनरेटर को या फिर कंपाउंड जनरेटर को। ये हो गया देखिए यहां पर उत्तेजक की कहानी। ओके जी। अच्छा, एक पॉइंट को जरा यहां पर जरूर लिख लें आप, मैं इंडक्शन में भूल गया था। इंडक्शन मोटर में नो लोड धारा अधिक होती है, लगभग 30%। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग है। लगभग, कभी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं आएगा 30, 35, 32, ऐसा नहीं आएगा। तो ज्यादा होती है किसकी तुलना में? ट्रांसफार्मर की। तो इंडक्शन मोटर में नो लोड धारा अधिक होती है, लगभग 30%। अब किसकी तुलना में? ट्रांसफार्मर में ये 5% तक ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। इंडक्शन मोटर में ट्रांसफार्मर की तुलना में नो लोड धारा इसलिए अधिक है क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोर होती है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोर होती है और यहां एयर गैप होता है। ट्रांसफार्मर में कोर होती है तथा इंडक्शन मोटर में कोर होती है। इंडक्शन मोटर में एयर गैप होता है। ये पॉइंट आप यहां ऐड कर लेंगे, राइट। तो ये पॉइंट आप जरा नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने अभी ये पढ़ा है कि इंडक्शन की अगर हम बात कर रहे थे तो इंडक्शन में स्टेटर से ही मैग्नेटिक फ्लक्स पार होके रोटर में जाता है, लेकिन यहां हम मैग्नेटिक फ्लक्स अलग से किसी सोर्स से देते हैं। तो याद रखिएगा कि सिंक्रोनस जनरेटर लैगिंग, लीडिंग तथा इकाई तीनों प्रकार के पावर फैक्टर पर कार्य कर सकता है। सिंक्रोनस जनरेटर लैगिंग, लीडिंग तथा इकाई तीनों प्रकार के पावर फैक्टर पर कार्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर रोटर पर अलग से एक सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें दो स्लिप रिंग
इस्तेमाल होते हैं क्योंकि डीसी सप्लाई को दो वायर से, कितने, दो वायर से जोड़ा जा सकता है। इसमें दो स्लिप रिंग इस्तेमाल होते हैं, दो, क्योंकि यहां पर डीसी को दो वायर से जोड़ा जा सकता है। यहां चलेंगे, देखिए, स्लिप रिंग तांबे या पीतल के बने होते हैं। ये भी कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ईएमएफ इक्वेशन पर, विद्युत वाहक बल समीकरण। देखिए विद्यार्थियों, ये होता है E बराबर, जो आर्मेचर में वोल्टेज उत्पन्न हो रही है, 4.44 फाई यानी फ्लक्स, F आवृत्ति, TPH, प्रत्येक फेज में तार, वोल्ट। समीकरण बहुत खास है। तो फाई का मतलब है यहां पर फ्लक्स, और फ्लक्स की इकाई है वेबर। F का मतलब है यहां पर आवृत्ति, आवृत्ति की इकाई है यहां पर हर्ट्ज। TPH प्रत्येक फेज में तार, प्रत्येक फेज में तार। ये हमारे पास क्या है, ईएमएफ इक्वेशन है। अब देखिए विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान देना है कि एक होती है, हम कहेंगे यांत्रिक डिग्री, तथा विद्युत डिग्री में संबंध। देखिए जी विद्यार्थियों, यांत्रिक डिग्री तथा विद्युत डिग्री में संबंध। तो ये होता है यांत्रिक डिग्री थीटा मैकेनिकल बराबर P/2 थीटा इलेक्ट्रिकल। तो थीटा मैकेनिकल बराबर, ये उल्टा लिखा गया भाई, 2/P, यानी कि यांत्रिक कोण बराबर 2/पोल यांत्रिक मैकेनिकल, यानी कि सॉरी, यहां विद्युत कोण, विद्युत कोण, ये होता है यहां यांत्रिक डिग्री। एक ये डायरेक्टली सूत्र है, कभी आ गया तो अच्छा होगा। देखिए विद्यार्थियों, हम चलते हैं, समझते हैं फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है। फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है? फुल पिच वाइंडिंग का मतलब होता है कि जब एक पोल से नेक्स्ट वाले पोल के मध्य में, फुल पिच क्या है कि जब एक पोल के मध्य से नेक्स्ट वाले, उससे अगले वाले पोल के मध्य में 180 डिग्री विद्युत कोण बनता है, विद्युत कोण बनता है,
तो इसे कहा जाता है फुल पिच वाइंडिंग। जब एक पोल के मध्य से अगले पोल के मध्य 180 डिग्री विद्युत कोण बनता है तो इसे फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं। फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं। ओके, तो आपसे पूछेगा कि फुल पिच वाइंडिंग का क्या मतलब है। अभी वाइंडिंग टॉपिक आएगा हमारा, उसमें भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग या कॉइल स्पैन फैक्टर, जिसे डिनोट किया जाता है Kc से। तो यदि किसी वाइंडिंग को 180 डिग्री विद्युत कोण से 180 डिग्री विद्युत कोण से कम पर करें तो यह शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाता है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाता है। अब जैसे ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग है, हमने कहा कि यदि इसे हम अल्फा एंगल शॉर्ट कर दें, यानी कि यहां से यहां होना कितना था 180, लेकिन हम इसे यहां तक कर दें तो कितना शॉर्ट कर दें हम? अल्फा पर। यदि वाइंडिंग को अल्फा कोण शॉर्ट कर दें तो कॉइल स्पैन फैक्टर का सूत्र देखिएगा Kc का। तो ये होगा बेटा Kc बराबर cos अल्फा बाई 2। ये सूत्र को याद रखिएगा, cos अल्फा बाई 2। ये हो गया देखिए शॉर्ट पिच बाइंडिंग की कहानी। तो उत्तेजक की कहानी देखिए आपके सामने, पूरा एक्सप्लेनेशन ये रहा। ये हमारा हो गया यहाँ EMF इक्वेशन, इसको याद रखिए। ये हो गया यांत्रिक डिग्री और विद्युत डिग्री। ये देखिए फुल पिच बाइंडिंग और शॉर्ट पिच बाइंडिंग की कहानी। ये भी यहाँ पर देखिए आपके सामने एक्सप्लेन किया है एक एक चीज को। चलिए जी, यहां से आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि यहां से आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि शॉर्ट पिच, यहां इससे आगे चल रहे हैं और देखते हैं कि शॉर्ट पिच बाइंडिंग के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। हम देखते हैं कि शॉर्ट पिच बाइंडिंग के क्या एडवांटेज आते हैं और क्या डिसएडवांटेज आते हैं। तो शॉर्ट पिच बाइंडिंग हमने कर दिया। शॉर्ट पिच बाइंडिंग से कॉइल स्पैन फैक्टर हमने पढ़ लिया cos अल्फा बाई 2। तो यहां देखेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लाभ। शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लाभ देखते हैं क्या क्या है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लाभ।
देखिएगा कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लाभ क्या है। नंबर 1 पर शॉर्ट पिच वाइंडिंग करने से, शॉर्ट पिच वाइंडिंग करने से तांबे में बचत हो जाती है, बचत हो जाती है। नंबर 2, शॉर्ट पिच वाइंडिंग करने से हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं। शॉर्ट पिच वाइंडिंग करने से हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। शॉर्ट पिच वाइंडिंग करने से हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि आपको ये कहा गया है कि अल्फा बराबर मिलता है 180/n। अल्फा यहां पर वो एंगल है जो शॉर्ट करना है, और n यहां पर है हार्मोनिक्स का ऑर्डर, हार्मोनिक्स का ऑर्डर। जैसे एक सवाल पूछा आपसे कि पांचवें हार्मोनिक्स, देखिए कितना अच्छा सवाल है, पांचवें हार्मोनिक्स को कम करने के लिए, पांचवें हार्मोनिक्स के कम करने के लिए, पांचवें हार्मोनिक्स को कम करने के लिए वाइंडिंग को कितना शॉर्ट करें, वाइंडिंग को कितना शॉर्ट करें। राइट ना, हमें यह देखना है कि वाइंडिंग को हम कितना शॉर्ट करें। तो यहाँ n बराबर, अल्फा बराबर कितना रख दें, 180/में n, मतलब कौन सा हार्मोनिक्स कम करना, पांचवा, तो कितना 36 डिग्री कम कर दो। तो 180 से कितना कम करना है, 36 डिग्री कम कर दोगे तो अपने आप से ये हार्मोनिक्स देखिए कम हो जाएगा। फिर चलिए देखिए, फुल पिच वाइंडिंग के लिए, फुल पिच वाइंडिंग के लिए हमेशा, फुल पिच वाइंडिंग के लिए हमेशा Kc बराबर 1 होता है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए हमेशा Kc 1 से कम होता है। ठीक है जी, ये हो गया हमारी, देखिए शॉर्ट पिच बाइंडिंग की कहानी। इसकी कहानी हो गई, देखिए शॉर्ट पिच बाइंडिंग की कहानी हो गई। राइट, ये हो गया देखिए कॉइल स्पैन फैक्टर की पूरी कहानी। देखिए विद्यार्थियों, एक होती है कॉन्संट्रेटेड वाइंडिंग, कॉन्संट्रेटेड वाइंडिंग, एक होती है देखिए कॉन्संट्रेटेड वाइंडिंग। तो कॉन्संट्रेटेड वाइंडिंग का मतलब देखिए क्या है, जब हमने एक पोल के नीचे हम, और एक पोल एक फेज के नीचे हम एक ही स्लोट काटें, अलग अलग स्लोट्स नहीं, एक ही स्लोट्स काटें और इसी में हम बाइंडिंग कर दें, तो हम कहते हैं जब हम एक या प्रति पोल प्रति फेज प्रति पोल
एक ही स्लॉट को काटते हैं तो यह कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कहलाती है। यह कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कहलाती है। एक बाइंडिंग होती है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, बटी हुई बाइंडिंग, फैली हुई बाइंडिंग। तो बेटा हम डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग क्या करते हैं, इस तरह से एक स्लॉट्स कटे होते हैं जो नॉर्मली इस्तेमाल करती हैं। अच्छा एक चीज और, ये तो लाभ थे हार्मोनिक्स को कम करने के लिए। एक चीज और भी है, इसमें हानि भी होती है भाई। हानि, इससे उत्पन्न ईएमएफ कम हो जाती है। इससे उत्पन्न ईएमएफ कम हो जाती है, ये इसका हानि होता है, राइट ना। अगर एक लाभ है तो एक हानि भी है। तो विद्यार्थियों ये कटे हैं स्लॉट्स। एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच का जो कोण है वो लिया है बीटा। वो क्या है, बीटा। तो बीटा का सूत्र है, इसे कहते हैं स्लॉट कोण। इसे कहते हैं स्लॉट कोण। तो इसका सूत्र है 180 डिग्री पोल की संख्या बटे में बीटा बराबर स्लॉट कोण है 180 डिग्री पोल की संख्या अपॉन में स्लॉट की संख्या। एक तो ये याद रखिए। अब m है, m का मतलब होता है प्रति पोल प्रति फेज कितने स्लॉट कटे हैं। प्रति पोल प्रति फेज कितने स्लॉट कटे हैं। ये देखिए, ये क्या है, m प्रति पोल प्रति फेज कितने स्लॉट कटे हैं। तो m बराबर होता है स्लॉट की संख्या बटे में पोल की संख्या इनटू फेज। ये होता है m का मान। तो यहां पर एक फैक्टर लिखा जाता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसी को लिखते हैं हम लोग भैया ब्रिद फैक्टर भी, BREDTH, ब्रिद फैक्टर। तो इसे हम डिनोट करते हैं KD से। KD बराबर साइन m बीटा बाई 2 अपॉन m साइन बीटा बाई 2। तो यहां लिखते हैं कि जब हम कंसंट्रेटेड बाइंडिंग की बात करते हैं तो KD का मान 1 आता है। जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग की बात करते हैं तो KD का मान हमेशा 1 से कम आता है। अगर हम लाभ की बात करेंगे तो लाभ होगा हार्मोनिक्स को कम करता है, हार्मोनिक्स को कम करता है। और हानि की बात करेंगे तो उत्पन्न EMF को कम करता है।
कम करता है, राइट। अब पेपर में कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं, तो आपको ये टेबल याद रख के जानी है, शायद आपकी कोई मदद कर दें। तो जनरली ये आसपास वैल्यू है, इसके हिसाब से अगर आप उत्तर दे देंगे तो सही जाएगा। तो जब भी m का जो मान है वो आपको 1 मिलेगा तो kd का मान 1 है, m का मान 2 होगा तो 0.966, 3 है तो 0.96, 4 है तो 0.958, 5 है तो 0.957, राइट जी। तो ये जो टॉपिक हमने लिखा है शॉर्ट पिच बाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, ये भी हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे चलते हैं और देखना है आप लोगों को राइट ना, शॉर्ट पिच बाइंडिंग, कॉन्सोनेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब हो गया। अब यहां से देखिए हमें क्या ध्यान देना है, अगर हम इन दोनों को इंक्लूड करके EMF इक्वेशन लिखेंगे ना तो ये बन जाएगी E बराबर 4.44 KC KD फाई F TPH। ये विद्यार्थियों एक फेज में आती है हमारी, ये हमारी क्या है, एक फेज में वोल्टेज, राइट। तो यहां से आगे फिर नेक्स्ट वाले सेशन में खत्म करते हैं।